पेन देख लियो किधर डालने के। टारगेट 4 एग्जाम में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस का पहला प्रैक्टिस सेट, जैसे हम बताए थे 30 जून को पहला प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका। थोड़ा सिस्टम में गड़बड़ी होने की वजह से थोड़ा लेट हुई है क्लास, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, चलो आते हैं इधर। जीएस का पहला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को काठियावाड़ गुजरात के टंकारा में हुआ था। उनका मूल नाम था। पहला विकल्प दिया है आदि शंकर, फिर दिया है मूल शंकर, और तीसरे पे दिया है भोले शंकर, उसके बाद दिया है रुद्र शंकर। तो हमें पता होना चाहिए कि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना बात करें यदि आर्य समाज की स्थापना 1875 में इन्होंने की थी, ठीक है। और इनका बचपन का नाम था मूल शंकर, इसको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है, दयानंद सरस्वती का, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चेचक की रोकथाम के लिए टीके की खोज किसने की थी? विकल्प है लुई पाश्चर, दूसरा विकल्प है रोनाल्ड रास, तीसरा है एडवर्ड जेनर। तो ठीक है, चेचक, चेचक के टीके की खोज की बात करें तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। इसकी खोज 1796 ईस्वी में इन्होंने चेचक का पहला टीका विकसित किया था, ठीक है। चेचक का पहला टीका विकसित किया था इन्होंने, ठीक है, 1796 में, ठीक है। और अगर चेचक की बात करें तो उसका साइंटिफिक नाम होता है वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस, ये इसका साइंटिफिक नाम है, वेरियोला वायरस। इससे पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। इससे पूरे शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फ्लो हो जाती है, संक्रमित हो जाता है। एक व्यक्ति अगर दूसरा व्यक्ति अगर संपर्क में आता है तो संक्रमित भी हो जाता है इससे, ठीक है। हम बात करें लुई पाश्चर की, तो रेबीज के टीके की खोज, रेबीज की टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। रेबीज जो कुत्ते के काटने से फैलता है, कुत्ते के काटने से फैलता है, रेबीज नाम की बीमारी जो कुत्ते के काटने से फैलती है और जिसे हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब होता है यहाँ पर पानी, और इस फोबिया का मतलब होता है, साइंटिफिक फोबिया होता है, वैसे इसका मतलब होता है डर। इसका पूरा अर्थ होता है जलातंक, यानी व्यक्ति जब वायरस पूरे हो जाते हैं तो ये व्यक्ति जल से डरने लगता है, जलातंक बोलते हैं, जल से डर लगने लगता है, ठीक है। और यहाँ बात करें रोनाल्ड रॉस की, तो इन्होंने मलेरिया के टीके की खोज की थी, ठीक है, मलेरिया, मलेरिया के टीके की बात करें तो रोनाल्ड रॉस, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, लिखा निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? लिखा है लार ग्रंथि, उसके बाद लिखा है पाचन ग्रंथि, उसके बाद दिया है श्वेत ग्रंथि, ठीक है, और पीयूष ग्रंथि। तो ये जो है पीयूष ग्रंथि, इसको हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। ये कहती है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं क्योंकि इसमें रक्त में जो हार्मोन है वो डायरेक्ट प्रवाहित होते हैं, ठीक है। जो रक्त है वो हार्मोन, रक्त में हार्मोन सीधे सीधे प्रवाहित होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके उदाहरण में बता दूं तुमको, जैसे थायराइड, थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। और मैं यदि बात करूं पैराथायराइड ग्रंथि, पैरा थायराइड ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि देख लो क्या होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथि होती हैं जिसमें हार्मोन को सीधे सीधे क्या होता है कि बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
जिसमें बाह्यस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है इनको, बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है, बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हम बता दे रहे हैं, जैसे पाचन ग्रंथि हो गया, लार ग्रंथि हो गई। पाचन ग्रंथि कोमा लार ग्रंथि, ये सारे उदाहरण बाह्यस्रावी ग्रंथि के हैं। तो लार ग्रंथि अगर बात की जाए तो बाह्यस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, लेकिन वही निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के एक अंतःस्रावी ग्रंथि, हम बता ही चुके पीयूष ग्रंथि, जैसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइसर, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइसर में या मशीनों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखो, उपरोक्त में से कोई नहीं, दूसरा विकल्प दिया है उपरोक्त दोनों, तीसरा दिया है अपस्रव्य तरंगें, चौथा दिया है पराश्रव्य तरंगें। तो डिवाइसर या मशीनों को धोने में जो यूज किया जाता है वो पराश्रव्य तरंग में ही यूज की जाती हैं, इनका ध्यान रखना। जैसे चमगादड़ रात में, एक उदाहरण और ले लो, चमगादड़ रात के अंधेरे में शिकार करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का यूज करता है। अंधेरे में पराश्रव्य तरंगों का यूज करता है, पराश्रव्य तरंगों का यूज करता है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मार्स गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहा जाता है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर दिया सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन, चौथे पे दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जैसे हम CFC बोलते हैं। तो देखो पहले मेथेन, इसको बोलते हैं मार्स गैस, इससे हम मार्स गैस बोलते हैं। ठीक है, इससे हम मार्स गैस बोलते हैं। बात करें CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, अगर ये बताएं कहां से निकलती है तो ध्यान रखना, फ्रिज, फ्रिज जिसे रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। ठीक है, इससे उत्पन्न होती है CFC, जो ओजोन में सबसे ज्यादा, ओजोन में, ओजोन परत में सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है, ओजोन परत में सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, मोहित शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व कौन सा है। तो पहले पे दिया है कार्बोहाइड्रेट, फिर दिया है प्रोटीन, उसके बाद दिया है खनिज लवण, चौथे पे वसा दिया है, वसा दिया है। तो ध्यान रखना है, जो खनिज लवण होता है ये कोई भोजन तत्व में ऊर्जा देने वाला तत्व नहीं है। ठीक है, बात करें कार्बोहाइड्रेट की, ऊर्जा में सबसे ज्यादा शरीर को ऊर्जा देने वाला तत्व है। ठीक है, शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। बात करें खनिज लवण, तो ये भोजन तत्व का वो है जो शरीर को कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो,
अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज। तो ध्यान रखना, गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज। तो देखो, ग्रास ऑन द ईस्ट, ग्रास ऑन द ईस्ट, ये उत्तर प्रदेश, ये यूपीपी 2019, यूपीपी के 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। नहीं तो प्रैक्टिस सेट उठाना, देख लेना 2019 में जो पुलिस का पेपर हुआ था यूपीपी का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, कन्नौज। इस कन्नौज को ग्रास ऑन द ईस्ट भी बोला जाता है, इसको इत्र नगरी भी बोला जाता है, इत्र नगरी भी बोला जाता है इसको, ये बात ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। और पुलिस के पेपर में यूपी जीके बहुत महत्व रखेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बात करूं मैं मुरादाबाद की, तो पीतल नगरी, पीतल नगरी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। बनारस, इससे घाटों का नगर बोला जाता है, घाटों का नगर, ठीक है। आगे देखो, गोरखपुर में पूछा जाए तो गोरख में राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध है गोरखपुर से, ठीक है। आगे देखो, और वो मुरादाबाद हो गया, बनारस हो गया। अगर यहां पूछा जाए और कोई शहर, एक मुरादाबाद है, एक फिरोजाबाद, फिरोजाबाद पूछा जाए, फिरोजाबाद का संबंध तो ध्यान रखना, फिरोजाबाद का संबंध चूड़ी नगरी से है, ठीक है। कभी कभी इसमें पूछ लेगा, चूड़ी नगरी की जगह सुहाग नगरी भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखना। सुहाग नगरी दे दे तो चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी, बात है कि पूरे भारत में जो सप्लाई होती है चूड़ी की वो फिरोजाबाद से ही होती है। यूपीजीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? विकल्प पहला है बहराइच, दूसरा है प्रयागराज, उसके बाद दिया है झांसी, फिर दिया है लखीमपुर खीरी। तो ध्यान रखो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। उसके दो उदाहरण है, पहले तो पॉपुलेशन है ही वहां पे, दूसरा इसका एक उदाहरण और है कि कंपटीशन, कंपटीशन देने वाला हर बच्चा भी यहीं जाता है जो आईएएस और पीसीएस बनना चाहता, तो दिल्ली भी जाने लगा, लेकिन आईएएस पीसीएस बनना लगभग स्टूडेंट, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी है, बच्चा पढ़ने भी जाता है, तो स्टूडेंट पढ़ने वाले और प्लस पॉपुलेशन, इसलिए प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या हो जाती है, ठीक है। और सबसे कम अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो ध्यान रखना महुआ, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महुआ है। नोट करते चलना, इसके साथ साथ जो लिखा रहा हूं पॉइंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो महुआ सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, प्रयागराज सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बहराइच और झांसी। झांसी में क्या क्या है, कोई बता सकता है कि झांसी को किस और नाम से जानते हैं? झांसी में क्या एक खासियत है, कोई अगर बताए, कोई बताए झांसी के लिए कुछ, ठीक है। कोई बताए कि लाल बहादुर शास्त्री जो एयरपोर्ट है कहां पे है? तो ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, लिख लो यहां, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट की बात करें तो ये बनारस में है, जिसे वाराणसी बोलते हैं, ठीक है। वाराणसी में है ये, ठीक है। इन्हीं का नारा था करो या मरो, ठीक है। जय जवान जय किसान, सॉरी, जय जवान
जय किसान इन्होंने ही दिया था नारा। ठीक है। चौधरी चरण सिंह पूछा जाए तो ध्यान रखना, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट हवाई अड्डा लखनऊ में है। बमरौली हवाई अड्डा पूछा जाए तो इलाहाबाद में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट पूछा जाए तो अयोध्या में है। इसको बहुत ध्यान में रख के चलना है। ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरेली, कानपुर, मेरठ, मोदीनगर। तो देखो जो माचिस के लिए उद्योग प्रसिद्ध बताया गया तो वो है जिला बरेली। ये माचिस के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। ठीक है। ये माचिस के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर की बात करें तो ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चमड़ा उद्योग के लिए। ठीक। मेरठ को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना। खेल नगरी। ठीक है। या खेल राजधानी भी लिख के आ सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है। ठीक है। मोदीनगर, मोदीनगर कोई बताएगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोदीनगर को ध्यान रखना बिस्कुट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बिस्कुट के लिए मोदीनगर। ठीक है। चीनी की मिट्टी के बर्तन के लिए कोई बताएगा? गलीचा कहां का प्रसिद्ध है? गलीचा के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना मिर्जापुर। मिर्जापुर गलीचा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन पूछे जाएं, चीनी मिट्टी के बर्तन कहां के प्रसिद्ध हैं? तो ध्यान रखना खुर्जा, इलाहाबाद। खुर्जा, इलाहाबाद। अब तो प्रयागराज बोला जाता है इसको। ठीक है। लिख दिया खुर्जा इलाहाबाद, लेकिन ध्यान रखना इसको प्रयागराज बोला जाता है। ठीक है। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और बनारस, चमड़े के सामान कानपुर बता दिए, पीतल की मूर्तियां मुरादाबाद। ठीक है। ध्यान रखना पीतल की मूर्तियां मुरादाबाद। ठीक है। मुरादाबाद में यूपी पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर भी है, ये भी ध्यान रखना मुरादाबाद। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन है, दीघा निकाय क्या है? दीघा निकाय क्या है? तो ध्यान रखना विकल्प पहला है इसमें जैन ग्रंथ है, दूसरा दिया बौद्ध ग्रंथ है, फिर तीसरा लिखा है ब्राह्मण पुस्तकें हैं, चौथे पर उपनिषद भी लिखा है। तो ध्यान रहे कि दीघा निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है। और बौद्ध ग्रंथ में एक सुत्त पिटक अगर पढ़ा होगा तो सुत्त पिटक में इसमें सबका मेंशन किया गया है। पहले में सुत्त पिटक में पहले ही दिया गया है दीघा निकाय, दीघा निकाय। उसके बाद दिया गया मध्यम, मध्यम निकाय। उसके बाद दिया गया संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय। उसके बाद लिखा है खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय। ठीक है। तो दीघा निकाय पूछा क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है दीघा निकाय, और इसका वर्णन सुत्त पिटक में किया गया है। ठीक है। ध्यान रखना एक अभिधम्य पिटक भी होता है। ठीक है। एक विनय पिटक भी होता है। ठीक है। तो तुम्हें बस इतना ही ध्यान देना। आगे देखो, आगे हम कंप्यूटर का क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो कंप्यूटर का क्वेश्चन दीघा निकाय वही आ गया, इसमें कुछ नहीं, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। और अगर कोई पूछे कि बौद्ध कब आए थे भारत में, 2600 साल पहले आए थे। ठीक है। ये भारत में 2600 साल पहले आए थे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन अगला है कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट। देखो कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? पहला विकल्प है प्रिंटेबल न्यू ग्राफिक, फिर प्रिंटेबल न्यू ग्राफिल, फिर दिया गया पोर्ट नेचुरल ग्राफिक, उसके बाद दिया गया पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो यही विकल्प सही है। इसका जो पीएनजी का पूर्ण रूप जो है वो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है। ये बिटमैप या रास्टर छवियों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन ये लगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया गया कि एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक
डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? क्रिस्टल प्लस बी, क्रिस्टल प्लस एन, क्रिस्टल प्लस डी, क्रिस्टल प्लस एम। तो ध्यान रखना क्रिस्टल प्लस एन है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर पढ़ा होगा वह जानता होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। लिखा है कि गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ठीक है, तो देखो पहले तो देखो गौतम बुद्ध पहले दिया सारनाथ, फिर दिया कौशाम्बी, फिर श्रावस्ती, फिर वैशाली। तो ध्यान रखना गौतम बुद्ध का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म के ये संस्थापक थे। पहले तो ये ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में। हम बात कर रहे हैं पहले उपदेश की। इन्होंने अपना पहला, ठीक है, पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी, ठीक है, सारनाथ जो वाराणसी में स्थित है यहां दिया था। इसको ध्यान रखना, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था और सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश पूछे जाएं तो श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में इन्होंने दिए थे। ठीक है, और कहां की राजधानी थी श्रावस्ती? तो ध्यान रखना कौशल, उस समय कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे इन्होंने। और किस भाषा में दिए थे? तो ध्यान रखना पाली भाषा में। भाषा पूछी जाए तो ध्यान रखना पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, पाली भाषा में दिए थे। किसमें दिए थे? तो ध्यान रखना पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, पता नहीं सिस्टम का है गड़बड़, कभी कभी कर दे रहा है। ठीक है, दिए थे। ठीक, पाली भाषा ध्यान रखना। ठीक है, पाली भाषा में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता था? ध्यान रखना गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था, ये पता होगा। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था, ये लगभग सबने पढ़ा होगा, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता था। ठीक है, इनकी माता माया देवी थी तथा इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, उसने पाला था इनको। और 16 साल की उम्र में शाक्य की बेटी यशोधरा से इनकी शादी हो गई थी। इनके बेटे का नाम राहुल था। ठीक है, और इन्होंने कई चीजें भी देखी थी, एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक सौ, एक ध्यान में बैठा संत। ठीक है, इसी से फिर 29 साल की आयु में इन्होंने महाविनिष्क्रमण, जो घर छोड़ दिया था, घर छोड़ने को ही महान विनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, आदि घटना इनके साथ घटित हुई। पीपल के पेड़ के नीचे, निरंजना नदी के नीचे, निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ने सीधा बताते कि भगवान ने दर्शन दिया था उन्हें, वहीं इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम। बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत बताया गया। ठीक है, और बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत लगभग जानता होगा हर लड़का, आला तो सब सुनते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है? विरहा, आला, रसिया, लांगुरिया। तो गांव में लगभग लोग आला सुनते हैं, तो आला बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत है। ठीक है, आला जो है ये बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है। ठीक है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है ये, बुंदेलखंड का ये लोकप्रिय गीत है, ये ध्यान रखना। ठीक है, रसिया पूछा जाए तो ये ब्रज क्षेत्र का है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये ब्रज क्षेत्र का है, ब्रज क्षेत्र का है और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, ढोलक, सारंगी, हारमोनियम ये तो वाद्य यंत्र है। ठीक है, लांगुरिया ये रसिया का दूसरा रूप है, ये रसिया का दूसरा रूप है उत्तर प्रदेश का, ये रसिया का दूसरा रूप है और ये उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये रसिया का दूसरा रूप है पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश से संबंध है, क्योंकि रसिया उत्तर प्रदेश से संबंधित है। पूछे तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में अहीर समुदाय लगाया जाता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश प्लस बिहार अहीर समुदाय द्वारा
ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चालुक्य साम्राज्य द्वारा निर्मित नहीं है। ठीक है, पहला विकल्प क्या दिया, पहला दिया है लाद खान मंदिर, फिर दिया है हची मल्लीगढ़ मंदिर, मेंगुती का जैन मंदिर, फिर दिया कृष्णेश्वर मंदिर। तो ये कृष्णेश्वर जो मंदिर दिख रहा है तुमको, ये चालुक्य साम्राज्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, रामेश्वरम में जो कृष्णेश्वर मंदिर है ये राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया था। ठीक है, ये बनवाया था राष्ट्रकूट वंशों ने, राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंशजों को उन्होंने इसको बनवाया था। ठीक है, और दंती दुर्ग जो था, दंती दुर्ग जिसका नाम था वो इसका संस्थापक था। कौन था, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग इसका संस्थापक था। ठीक है, लाद खान मंदिर की बात करें तो ये हॉल कर्नाटक में है, चालुक्य वंश ने बनवाया। ठीक है, ये कहां है, कर्नाटक में। किसने बनवाया है, चालुक्य वंश ने। ठीक है, चालुक्य वंश ने बनवाया है। एक मिनट, ये बनवाया है चालुक्य वंश ने। ठीक है, और बताएं हचिमल्लीगुड़ी मंदिर, ये चालुक्य वंश की, ये भी राजा ने बनवाया, ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। जैन मंदिर मेंगुती में, ये पुलकेशन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन वही है, ये कृष्णदेव मंदिर से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, इनमें से कौन खरीफ की भैया फसल नहीं है। देखो, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है, तो देखो गेहूं, मूंगफली, धान, मक्का। देखो धान, मक्का और मूंगफली, ये तीनों खरीफ की फसलें हैं, ये खरीफ की फसल है। ठीक है, ये खरीफ की फसलें हैं। गेहूं, गेहूं किसकी फसल है, बताओ कमेंट में करके। ठीक है, हमने बता दिया खरीफ की फसलें। ये जायद में तुम्हें बता दूं, जायद में कौन कौन आता है। देखो जायद में खरबूजा, ककड़ी, तरबूज एक्स्ट्रा। ठीक है, ये सब आते हैं। ठीक है, आगे देखो, लिखा है भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 61, आर्टिकल 74, आर्टिकल 78। तो आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति पर यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो महाभियोग लगेगा। 61 में लिखा है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो 61 में लिखा है कि उस पर महाभियोग लगेगा। ठीक है, 52 में सीधा सीधा दिया है कि अनुच्छेद आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का उल्लेख है। ठीक है, 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लिखा है। ठीक है, अनुच्छेद 54 की बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात की गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात 54 में की गई है। 55 में निर्वाचन से संबंधित निकाय, 56 में शपथ। ठीक है, ठीक है, और 61 में दिया ही है इनका। ठीक है, अनुच्छेद 72 में कहा है कि राष्ट्रपति किसी की भी सजा माफ कर सकता है। हमने बताया कि किसी की भी सजा माफ कर सकता है अनुच्छेद आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, सजा माफ, ये राष्ट्रपति को अधिकार है आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, आगे देखो, अनुच्छेद 74 भी बता दें तो आर्टिकल 74 कहता है कि यदि राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, अगर राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। ठीक है, 74 में मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद। आगे देखो, वही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, वो तो है ही अनुच्छेद हमने बताया 61 के तहत महाभियोग इम्पीचमेंट। आगे देखो,
फिर 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14, इतना ध्यान रख के चलना है। पहला दिया है 82%, फिर दिया 80%, तीसरा दिया है 82.14, फिर दिया है 83%। तो ध्यान रखना, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर 82.14 है, और महिला जनसंख्या की यदि पूछा जाए साक्षरता दर, तो ध्यान रखना ये 65.46% है, ठीक है। महिला जनसंख्या की अगर साक्षरता दर पूछी जाए, महिला जनसंख्या की साक्षरता दर कितनी है? 65.44, 65.44, ठीक है। आगे देखो, अब मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की। देखो, पहले तो जीआई टैग अगर पूछे कि जीआई टैग कब से आया, तो ध्यान रखना जीआई टैग, मैंने कई बार बताया कि जीआई टैग 1999 का अधिनियम इसके तहत आया है, और पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय को मिला था पहला जीआई टैग। अभी उत्तर प्रदेश में फिलहाल 18 जीआई टैग मिल चुके हैं, 11 प्लस 7, टोटल 18 जीआई टैग अभी अभी उत्तर प्रदेश को नहीं मिले हैं। और सबसे ज्यादा जीआई टैग जो मिले हैं पूरे भारत में, वो तमिलनाडु को, और दूसरे स्थान पर यूपी को, ठीक है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। उसके बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश इसमें दूसरा स्थान रखता है जीआई टैग को प्राप्त करने में, ठीक है। दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो 11 प्लस 7, 18 जो अभी जीआई टैग मिले उनको देख लेते हैं। यूपी के 7 उत्पादों को एक बार फिर जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश से जिन उत्पादों को जीआई टैग मिला है वो है, देखो, अमरोहा की ढोलक। ये ध्यान रखना, जिसने यूपी जीके पढ़ी होगी उसको पता होगा, ये जो अमरोहा की ढोलक है या कुछ इसमें लिए गए हैं जीआई टैग, वो ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो उत्तर प्रदेश का यूपी जी के पढ़ा होगा वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में जानता होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ले लिए गए हैं उत्तर प्रदेश के जीआई टैग। अमरोहा की ढोलक का नाम ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी है। महुआ गौरा पत्थर, ये ध्यान रखना। हस्तशिल्प मैनपुरी की तारकसी, सम्मल होनक्राफ्ट, बागपत होम फर्निंग्स, बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट, और काल्फी हैंड पेड पेपर शामिल है। इनको ध्यान रखना, ये लेटेस्ट यूपी पुलिस की वैकेंसी में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनका मेंशन इसमें कर दिया गया है, ठीक है। प्लस और देख लो, और जो जीआई टैग उत्तर प्रदेश में हाल ही मिल चुके हैं। बनारसी पान ओडीओपी में शामिल है, ये ध्यान रखना, इसको जीआई टैग भी मिल गया है, ठीक है। बनारसी लंगड़ा आम, ठीक है, बनारस का। रामनगर वैगन, ठीक है। मुजफ्फरनगर का गुड़, ठीक। अलीगढ़ का ताला ओडीओपी में शामिल था और वन प्रोडक्ट में भी शामिल हो गया, ठीक है। और वकीरा पीतल के बर्तन संत कबीर नगर हस्तशिल्प, ठीक है, हैंडक्राफ्ट जिसे बोलते हैं, हैंडक्राफ्ट। और बांदा संजर पत्ता हस्तशिल्प, ठीक है। नगीना लकड़ी शिल्प बिजनौर, ठीक है, हस्तशिल्प में। प्रतापगढ़ का आंवला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल था। प्रतापगढ़ का आंवला यूपी जी के जिसने प्रयोगी जानकारी होगी उसे, ठीक है। प्रतापगढ़ का आंवला प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। हाथरस की हींग, ठीक है। और आदम चीनी चावल चंदौली का, ठीक है। तो इन मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल है, प्लस इन्हें जीआई टैग मिला है। जीआई टैग विशेष तौर से देख लें, ये यूपी जी के में मेंशन किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनको बहुत तरीके से रटना अच्छी तरीके, ठीक है। और बाकी मैथ की क्लास हो या रीजनिंग की क्लास हो या जीएस की क्लास हो, और करंट की क्लास भी चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं क्या दिक्कत रही, क्या कमी आई, वो भी करके इसमें लिख के बताएं। और सिलेबस डिस्कस करने दो आयोग को, जैसे ही आयोग डिस्कस करेगा सिलेबस, हम पूरी तरीके से बाकायदा सारी क्लासें विधिवत चलाएंगे। तब तक हम पूरी तरीके से जितने भी प्रैक्टिस सेट अब तक यूपी पुलिस में जितने भी पेपर कराए उसके सारे हम कराएंगे तो मैं प्रैक्टिस सेट, और जो लेटेस्ट में यूपी जीके में जुड़ रहा है वो भी साथ कराते चलेंगे। ये जीआई टैग बहुत जरूरी है, देख लेना। और कल की क्लास में हो सकता है ओडी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी साल लेके चलेंगे, तो
प्रैक्टिस सेट कराएंगे, साथ में यूपी जेके भी लिए कराते चलेंगे, जिससे आगे समस्या ना हो। जय हिंद।